Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं, तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं। बहुत बढ़िया है, व्यस्त रहिएगा। मित्रों, आज हम जो क्लास देखने वाले हैं, आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की कला से जुड़े हुए सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे बाहर कुछ नहीं रहने वाला है, पूरा कंप्लीट डाटा होने वाला है। चाहे वो आपके हड़प्पा की बात हो, मोहनजोदाड़ो की बात हो, चन्होदड़ो, कोटतीजी, सुत्का गेंडोर, रंगपुर लोथल, या फिर आप आलमगीरपुर, दाइमाबाद, राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़, दशलपुर, धौलावीला, कहीं की बात करेंगे, सब कुछ इसमें कवर रहने वाला है। हालांकि आपके सिलेबस में तो केवल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो लिखा मिलता है, लेकिन है सब कुछ। क्वेश्चंस घुमा के पूछ लिए जाते हैं। पक्षी पिंजरा कहाँ से मिला, तो आपको कहना पड़ेगा हड़प्पा से मिला। आपसे पूछा जाएगा मुर्दों का ढेर कहाँ से मिला, तो आपको कहना पड़ेगा कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे और आज की ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज है 20 तारीख और फाइनली हम लोग 20 नवंबर को क्लास जो देख रहे हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई क्लास देख रहे हैं। आइए क्लास करते हैं। सिंधु नदी घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के बीच पनपी सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिल जाती है। सिंधु सभ्यता का सामान्यतः जो संबंध है या सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध मुख्यतया भारत और पाकिस्तान से जुड़ता है। सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता बताई जाती है, पहली नगरीय सभ्यता है। यह सभ्यता मुख्यतः वास्तुकला यानी भवन निर्माण के लिए जानी जाती है, तो वास्तुकला के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। किस में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल होते हैं, एक तो मोहनजोदाड़ो, दूसरा हड़प्पा होता है। सिंधुवासी कौन सा वृक्ष पूछते थे मित्रों, तो पीपल वृक्ष की पूजा खूब बढ़िया से वो लोग करते थे। आगे बढ़ा जाए, सिंधु सभ्यता की खोज की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो आप जानते हैं कि सर जर्नल कर्निंघम महोदय ने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का पता 1878 में लगाया था। 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने हड़प्पा टीले का उत्खनन का कार्य करवाया, जिससे यह सभ्यता प्रकाश में आ जाती है। तो यह सभ्यता प्रकाश में लाने का काम किसका रहा मित्रों? राय बहादुर दयाराम शाहनी का रहा है। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खोज के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कह दिया जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है। क्या है मित्रों? मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है, जिसकी खुदाई 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था मित्रों? रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। आगे बढ़ा जाए, कहा जाता है सिंधु सभ्यता का समय क्या रहा, तो सिंधु सभ्यता के समय को लेकर के विभिन्न जो है विद्वान है उनमें अलग अलग मतभेद हो जाते हैं। जैसे माधव स्वरूप वत्स के अकॉर्डिंग क्या है मित्रों, तो माधव स्वरूप वत्स जी कहते हैं 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व है। मार्टिन व्हीलर के अकॉर्डिंग आता है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग कहा जाता है 3250 से 2750 और डीपी अग्रवाल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 2350 से 1750 का टाइम सही है। रेडियो कार्बन के अकॉर्डिंग जो कहा जाता है मित्रों, आप जानते हैं C14 के अकॉर्डिंग 2350 से 1750 का टाइम कहा जाता है। और NCERT जो कहती है वो 2550 से 1750 ईसा पूर्व का डाटा बताती है कि ये हड़प्पा टाइम का काल रहा है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन है मित्रों, आप जानते हो। इसमें से घूम घुमा के डीपी अग्रवाल कभी पूछ लिए गए हैं, कभी कभी जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग पूछ लिया गया और ज़्यादातर रेडियो कार्बन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है C14 क्या कहता है। तो याद रखना, C14 2350 कहता है 1750, डीपी अग्रवाल 2350 से 1750 कहते हैं और जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग 3250 से 2750 का दृश्य पूछा जाता है, याद रखना है। आगे कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्य तिथि कौन सा है, तो C14 वाला माना जाता है, यानी 2350 वाला माना जाता है, 2350 से 1750। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यताओं की समकालीन रही है। उधर चल रहा था मेसोपोटामिया, इधर चल रहा था मिस्र की सभ्यता, इधर
भारत देश में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, तो इसी के समकालीन हो रही है। सिंधु सभ्यता का आकार पूछा जाता है कैसा है मित्रों, तो ट्रायंगल आकार का है यानी त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल इसका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर होता है मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु और उसकी सहायक नदियों की अगर बात करते हैं तो सिंधु नदी तो है ही, सिंधु नदी के साथ साथ क्या है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज। ब्यास जो है सतलज की सहायक नदी होती है। तो ये सब आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की नदियाँ हो जाती हैं। सिंधु सभ्यता के अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता कुछ लोग इसे कहते हैं, कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कुछ लोग कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, कुछ लोग मेलुहा सभ्यता कह देते हैं और कुछ लोग पकाई गई ईंटों की सभ्यता के नाम से इसे पुकारते हैं मित्रों। तो याद रखना है ये सारे नाम हो जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु सभ्यता का जो नगर विभाजन होता है वो कैसा होता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर विभाजन है 2 स्तरों में किया जाता है मित्रों। पहले पश्चिमी या दुर्ग टीला और पूर्वी व नगर टीला, ये 2 भागों में बढ़ता है, पश्चिमी व पूर्वी या दुर्ग टीला या नगर टीला। याद रखना 2 भागों में इसे बांटा जाता है। आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसका विभाजन 3 स्तरों पे रहा है। तो धौलावीरा का जो नगर था मित्रों उसको 3 स्टेप में बांटा गया, बाकी सभी को 2 स्टेप में बांटा गया है, याद रखना है। आगे बढ़ा जाए मित्रों, आप देख सकते हैं ये वाला दुर्ग वाला हिस्सा हो गया, ऊपरी हिस्सा दुर्ग हो गया और ये पूर्वी टीला समानांतर हो गया। तो ये पूर्वी टीला हो गया, ये दुर्ग टीला हो गया। 2 टाइप से नगर विभाजन रहा है। आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है मित्रों हड़प्पा में जो है पाकिस्तान के कुछ प्रमुख स्थल आ जाते हैं, नदी आ जाती हैं, उत्खनन आ जाते हैं, वर्ष आ जाते हैं। खूब पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना होगा। एक साइड में स्थल है, दूसरे साइड में उत्खनन करता है, तीसरे साइड में वर्ष है, चौथे साइड में स्थिति है और 5वें साइड में नदी का नाम दिया गया। जैसे नाम हड़प्पा का आता है, स्थल हड़प्पा है, दयाराम साहनी 1921 में इसका उत्खनन करवाते हैं। मांट गोमरू जिला होता है, पंजाब पाकिस्तान वाले बेल्ट में आता है, रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो की हम बात करते हैं, रखालदास बनर्जी इसके उत्खनन करता होते हैं, 1922 में उत्खनन होता है। सिंध प्रांत लखराना जिला या लरकाना जिला पाकिस्तान में ये भी है और सिंध नदी के किनारे ये पाया जाता है। चनहुदड़ो की हम बात करते हैं, जैसे एनजी मजूमदार का नाम आता है, 1931 का सन आता है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे आपका चनहुदड़ो पाया जाता है। आगे बढ़ा जाए कोट जीजी की बात की जाए तो ये जो है फजल अहमद का कार्य होता है, 1955 से 1957 के आसपास इसकी उत्खनन का कार्य होता है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में पाया जाता है और सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है आपका कोट तेजी। जबकि सोतका गेंडोर की हम बात करते हैं, सोतका गेंडोर की अगर बात करते हैं तो ये आरएल स्टैंड के द्वारा जो है उत्खनन कराया जाता है, 1927 में उत्खनन होता है, बलूचिस्तान प्रांत में आता है यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है और दाशक नदी के किनारे फाइनली आपका सुरका गेंडोर पाया जाता है। ऐसे ये तो पाकिस्तान वाले हो गए। अब भारत के प्रमुख स्थलों की बात कर लेते हैं। तो मित्रों भारत के प्रमुख स्थलों में आप देखना, तो भारत के प्रमुख स्थलों में आपका जो नाम जुड़ेगा उसमें सबसे पहला नाम रंगपुर का आता है मित्रों। माधव स्वरूप वत्स इसके उत्खनन करता होते हैं, 1953 में उत्खनन होता है। अहमदाबाद काठियावाड़ा गुजरात बेल्ट में आता है और नदी जो है वो भादर नदी है। कौन सी नदी है? भादर नदी बहती है मित्रों। दूसरा स्थान आता है लोथल, सबसे इंपॉर्टेंट है, रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन कराया था, 1955 में इसका उत्खनन हुआ था। अहमदाबाद गुजरात वाले बेल्ट में आता है और भोगवा नदी के किनारे फाइनली आपका लोथल पाया जाता है। शुरकोटदा की हम बात करते हैं तो जेपी जोशी फाइनली इसके उत्खनन करता होते हैं, 1964 में उत्खनन होता है। कच्छ गुजरात वाला बेल्ट होता है और सरस्वती नदी के किनारे फाइनली ये पाया जाता है शुरकोटदा। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो और आगे स्थलों में जैसा नाम आता है, आप नाम देखोगे धौलावीरा, नाम खूब सुना होगा आपने धौलावीरा। रणवीर सिंह बिष्ट नहीं, रविंदर सिंह बिष्ट नाम लिखा है, याद रखना। धौलावीरा के उत्खनन करता रविंदर सिंह बिष्ट होते हैं, 1990 से 91 के बीच का टाइम पीरियड होता है। कच्छ वाला बेल्ट होता है यानी गुजरात में है और मनसर मनहार नदी फाइनली बहती है धौलावीरा के किनारे। देशलपुर की हम बात करते हैं, केबी सौदार राजन फाइनली नाम आता है, 1963 से 1964 का कार्यकाल होता है उत्खनन का। कच्छ वाला बेल्ट है, गुजरात में पाया जाता है और वामू चेला फाइनली नदी बहती है मित्रों, उसके किनारे आपका देशलपुर स्थित है। हम रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ मित्रों यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा उत्खनन कराया गया है, 1953 से 55 के बीच हुआ है और फाइनली पंजाब भारत वाले हिस्से में आता है। सतलज नदी किनारे बहती है, उसी के किनारे फाइनली आपका रोपड़ स्थित है। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है बनवाली। बनवाली की बात करते हैं, रविंद्र सिंह बिष्ट फाइनली 1973-74 में इसका उत्खनन करवाते हैं। हिसार हरियाणा में आता है मित्रों और रंगोई नदी फाइनली बहती है किसके किनारे? बनवाली के किनारे मित्रों। आगे राखीगढ़ी का नाम दिया जाता है, सूरजभान ने इसका उत्खनन करवाया था मित्रों राखीगढ़ी का और फाइनली 1969 कब 1969 में फाइनली इसका उत्खनन होता है। हिसार हरियाणा वाले बेल्ट में आता है और फाइनली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है आपका क्या? राखीगढ़ी।
कालीबंगा की बात करते हैं मित्रों। कालीबंगा बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा उत्खनन कराया गया। 1961 में इसका उत्खनन होता है। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में फाइनली स्थित है और घग्गर नदी के किनारे ये पाया जाता है। तो याद रखना कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर की बात करते हैं। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता होते हैं। 1958 ईस्वी में फाइनली इसका उत्खनन होता है। मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है और हिंडन नदी के किनारे फाइनली आपका पाया जाता है आलमगीरपुर। दाइमाबाद की बात करते हैं मित्रों। दाइमाबाद एम.एन. देश पांडे की बात आती है। 1958-59 में इसका उत्खनन होता है। अहमदनगर महाराष्ट्र में फाइनली आपका दाइमाबाद स्थित होता है और गोदावरी प्रवरा नदी के किनारे फाइनली आपका दाइमाबाद पाया जाता है। तो ये कुछ खास स्थल हो गए जो भारत के हिस्से में आते थे। कब इसका उत्खनन हुआ, कौन सी नदी के किनारे है, कौन से प्रांत में पाया जाता है, कौन उत्खनन करवाया, आपने सभी को देखा है। अब आगे बढ़ा जाएगा मित्रों और आगे जब हम बढ़ेंगे तो फाइनली कुछ देखेंगे। आगे क्या देखेंगे और आगे चला जाए मित्रों तो आगे अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, सिंधु सभ्यता के बारे में। अफगानिस्तान से प्राप्त स्थलों में सुरतोघोई और मुंडीगौक है मित्रों। ये नाम याद रखना, पूछा जाए मुंडीगौक कहाँ का स्थल है या फिर सुरतोघोई कहाँ का स्थल है तो आपको अफगानिस्तान लगाना पड़ जाएगा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों की बात करते हैं तो जैसे हड़प्पा को यूरोपिया कहा जाता है, ये पाकिस्तान हिस्से में आता है। हड़प्पा की वर्तमान स्थिति जो है वो मोंटगोमरी पाकिस्तान में आता है मित्रों। इसे सिंधु सभ्यता की उत्तरी राजधानी भी कह दिया जाता है। हड़प्पा का प्राचीन नाम यूरोपिया यानी ऋग्वेद में आपको यूरोपिया ही मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया है, ऐसा उल्लेख मिल जाता है। इस स्थल की खोज जो है वो 1878 में, कब 1878 में कर्निंघम महोदय के द्वारा हड़प्पा खोजी जाती है। टीले के उत्खनन का कार्य 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा कराया जाता है। हड़प्पा का विभाजन 2 स्तरीय होता है, पूर्वी नगर टीला, पश्चिमी दुर्ग टीला मित्रों। पश्चिमी टीला जो है आपका ऊपरी हिस्सा है, पूर्वी नगर टीला आपका ये वाला हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं 2 हिस्सों में ये हड़प्पा आपका बटा हुआ दिखाई देता है। अब हड़प्पा से क्या क्या मिला है ये खूब पूछा जाता है मित्रों। तो हड़प्पा से जो मिला है मित्रों, जैसे तांबा गलाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से ही मिला है। बर्तन पर मछुआरों का चित्र मिला है, हड़प्पा से ही मिला है। 33 फुट चौड़ा रास्ता का राजमार्ग मिला है, हड़प्पा से ही मिला है। तांबे का इक्का हड़प्पा से ही मिला है। सूती कपड़े का टुकड़ा जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। पंछी का पिंजरा भी आपके हड़प्पा से मिल गया है। 6 कमरे यानी 12 कमरे की पंक्तियों में बना अन्नागार हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत बताई जाती है, ये हड़प्पा से ही मिला है। शंख पर बना बैल का साक्ष्य कहाँ से मिला मित्रों, हड़प्पा से ही मिला है। और उर्वरता की देवी यानी गर्भ से पौधे को निकलता दर्शाया गया है। उर्वरता की देवी कहाँ से प्राप्त हुई, हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्राप्त 2 धड़ों में एक पुरुष धड़ आता है, एक नर्तक धड़ आता है मित्रों। पहले आपको हम पुरुष धड़ दिखाते हैं जो लाल पत्थर से बना हुआ है। पुरुष धड़ को आराम से पहले आप देख लो ढंग से, ये भी आपके हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। स्क्रीन पे आपके पुरुष धड़ का दृश्य दिखाई दे रहा है मित्रों, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। एक साइड में पुरुष धड़ है, दूसरे साइड में नर्तक धड़ है। इन दोनों में अब थोड़ा सा हम अंतर देख लेते हैं कैसे क्या है। जैसे आदिनाथ ऋषभदेव हैं पुरुष धड़ वाले, माध्यम इनका लाल पत्थर होता है। माप इनका 3.3 से 3.4 के आसपास है। समय इनका 2500 ईसा पूर्व है। संग्रह जो है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा पुरुष धड़। जबकि नर्तक धड़ की बात करते हैं, नटराजस्यु होते हैं नर्तक धड़ में। इसका जो माध्यम है काला स्लेटा पत्थर होता है मित्रों, जबकि वहाँ लाल बलुआ पत्थर बनता है, यहाँ काला स्लेटा पत्थर है नर्तक धड़ में। माप इसका 3.7 से 3.8 के आसपास होता है। समय काल 2500 ईसा पूर्व ये भी होता है। संग्रह ये भी राष्ट्रीय नई दिल्ली में रखा हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में। तो दोनों में समानताएं रही हैं, आप देख सकते हैं। टाइम पीरियड सेम है, माप थोड़ा सा अंतर है। जैसे नर्तक धड़ आपका 3.7 है, वो 3.3। आगे बढ़ा जाए मित्रों, R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला, तो ये भी आपके हड़प्पा में ही मिला है, याद रखना है। R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला, हड़प्पा में मिला। हड़प्पा से प्राप्त अधिकांशतः बर्तनों पर लाल धरातल पर काले रंग से चित्रकारी मिलती है। तो लाल धरातल होता है, काले रंग से चित्रकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर जो पूछा जाए तो उसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का ही नाम लिया जाता है। और जब सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व स्थल पूछे जाए कि पूर्ण रूप से परिपक्व कौन कौन स्थल रहे, तब उनका नाम 6 लगाइएगा। 6 में कौन आएगा, मोहनजोदाड़ो आएगा, हड़प्पा आएगा, लोथल आएगा, चन्हुद्रो आएगा, कालीबंगा आएगा और बनवाली का नाम लिया जाएगा। तो ये 6 पूर्ण परिपक्व स्थल के रूप में जाने जाते हैं मित्रों। जबकि जो प्रमुख नगर बनता है वो 2 ही बनता है। तो ये कुछ खास बातें हड़प्पा की थी। अब मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो ये भी आपके पाकिस्तान के ही हिस्से में आता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित होता है मित्रों। इसका उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था।
मोहनजोदाड़ो से हड़प्पा की दूरी जो है वो 483 किलोमीटर है मित्रों। और मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ये मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ बनता है मित्रों। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अवशेष की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या मिला मित्रों? यहाँ पे अन्नागार मिला, सबसे बड़ी इमारत यहाँ अन्नागार की है। शवदाह का अवशेष मिला है मित्रों, तो शवाधान का जो है अवशेष मिल गया है। इसके साथ बृहद स्नानागार मिला, नहाने वाला बहुत बड़ा कुंड मिल गया मित्रों। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली। पूछा जाता है नर्तकी किस माध्यम में है? कांसा माध्यम में है। हाइट ही दिखा देते हैं आपको, ये है डांसिंग गर्ल मित्रों। आपसे इस बार भी पूछा गया था, 2021 वाला पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया था इसका माप। तो आपसे जब माप पूछा जाए तो आप याद रखना है यहाँ पे जो माप बनेगा मित्रों वो माप आपका 10.5 सेंटीमीटर बनेगा, या इंच में पूछे तो 4.10 इंची लंबाई आती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। 9.2 ज़्यादातर लोग लगा के आए थे, गलत हो गया था। तो ये आपकी मोहनजोदाड़ो की नर्तकी होती है। नर्तकी की प्रतिमा है, माप 10.5 गुणे 5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर, या इंच में बात करें तो 4.10 इंचेस इसकी लंबाई होती है मित्रों। 10.5 इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी 5 है, ऊंचाई इसकी 2 नहीं, यहाँ पे ऊंचाई 10.5 है मित्रों। ऊंचाई 10.5 है, याद रखना है। उसके बाद 5 इसकी चौड़ाई ली गई है, 5 इसकी चौड़ाई ली गई है, और 2.5 इसकी मोटाई ली गई है, मोटाई। ठीक है। माध्यम जो होता है वो कांसा माध्यम है, यानी ब्रॉन्ज माध्यम होता है। ढलाई की विधि कैसी है? मधुचिस्टिंग विधि है, याद रखना मित्रों। बहुत डीप में जाएगा तो मधुचिस्टिंग विधि पूछेगा। संग्रह कहाँ पे रखा हुआ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। लंबाई आपका 10.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपका 5 सेंटीमीटर है, मोटाई आपका 2.5 सेंटीमीटर दिया गया। मुद्रा जो है वो त्रिभंग मुद्रा है। आपसे पूछा जा सकता है कैसा रहा, तो मुद्रा आपका त्रिभंग मुद्रा यहाँ पे दिखाई दे जाएगा मित्रों। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, यह दृश्य आपको याद रखना है। अब मोहनजोदाड़ो का एक दाढ़ी वाला सुंदर योगी की मूर्ति आपको दिखाते हैं मित्रों, देख लो बहुत बढ़िया से है। दाढ़ी वाला सुंदर योगी की मूर्ति कहां से मिली मित्रों? आपके मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदाड़ो में और क्या क्या मिला? जैसे मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जेड हार मिला है, हाथी के कपाल मिले हैं, घोड़े के दांत और हाथी के कपाल मिल गए हैं मित्रों, बंदर की मूर्ति मिल गई है, पशुपति मुहर मिली है, शाभा भवन मिला है मित्रों, दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा मिल गई है, स्वास्तिक चिन्ह का युक्त मूर्ति मिल गई है, और महाविद्यालय का साक्ष्य भी आपके मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो से मिला है। मोहनजोदाड़ो का जो बृहद स्नानागार है उसका माप खूब पूछा जाता है, तो 39 गुणे 23 गुणे 8 फीट इसका माप है मित्रों। या मीटर में बात करते हैं तो 11.88 मीटर लंबा, चौड़ाई में 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा भी है। क्या? बृहद स्नानागार। यह स्नानागार सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख इमारत माना गया है मित्रों। और आगे बढ़ें तो मार्शल महोदय ने इस स्नानागार को तात्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण माना है। क्या मित्रों? मार्शल महोदय के अकॉर्डिंग स्नानागार को तात्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण माना है। इस स्नानागार के पूर्वी दिशा में कुषाणकालीन जो है स्तूप भी आपको देखने को मिल जाता है। अब हमें डांसिंग गर्ल की प्रतिमा की बात करनी है जो मोहनजोदाड़ो से मिली है मित्रों। तो यह विश्व की सबसे प्राचीन कांस्य प्रतिमा बताई जाती है। इस मूर्ति में एक नग्न महिला को दर्शाया गया है। इसका बायां हाथ जो है वो नीचे की तरफ है, सीधा और चूड़ियों से भरा हुआ है। दाहिना हाथ कमर पर है मित्रों। इसके गले में एक त्रिफुलिया हार भी दर्शाया गया है। त्रिफुलिया हार भी आपके गले में देखने को मिल जाएगा मित्रों। मूर्ति की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर या इंच में 4.1 इंच जाती है। यह मूर्ति कास्ट जो हुई है वो फाइनली मधुचिस्टिंग विधि में बनाई गई है। ये विधि आपको याद रखना होगा, डांसिंग गर्ल के लिए आएगा। हड़प्पा से प्राप्त हुई है, याद रखना। अब पुजारी की प्रतिमा की हम बात कर लेते हैं मित्रों। पुजारी आप जानते हैं, योगी की मूर्ति मिली थी ना, पुजारी की प्रतिमा भी मिली है। तो आपको पुजारी की प्रतिमा की बात करते हैं। इस प्रतिमा को पुजारी की प्रतिमा या त्रिफुलिया शाल वाले योगी, क्या त्रिफुलिया शॉल वाले योगी की प्रतिमा या दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा के नाम से भी पुकार लिया जाता है। माध्यम सफेद बलुआ पत्थर होता है। माप इसका 17.5 सेंटीमीटर या फिर 7 इंच होता है। और जो संग्रह है ये राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाएगा मित्रों। तो आप पुजारी वाली प्रतिमा को कहाँ पा सकते हैं मित्रों? आपको कराची जाना पड़ेगा, वहाँ का राष्ट्रीय संग्रहालय खंगालना पड़ेगा। मातृ देवी की प्रतिमा या फिर मदर गॉडेस की बात करते हैं। ये प्रतिमा आपके सामने दिखाई देती है मित्रों। आप देख रहे हैं मातृ देवी की प्रतिमा, मदर गॉडेस। ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। मरण मूर्तियां आपको दिखाई देती हैं। इसका जो माध्यम दिखाई देता है मित्रों, टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी से है। इसकी जो माप आती है 22 सेंटीमीटर या फिर इंचेज में आए तो 8.8 इंचेज आता है। इसका संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, याद रखना है मित्रों। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाना देख लेना। टेराकोटा की बात करते हैं। टेराकोटा माध्यम में बना यह मूर्ति चिकोटी विधि, कौन सी विधि मित्रों? चिकोटी विधि में बनाई गई है। इस मूर्ति के सिर पर पंखे नुमा व कपनुमा आकार की टोपी भी आपको दिखाई देती है, यानी मुकुट भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है।
और आगे बढ़े मित्रों, पशुपति मोहर की बात कर लेते हैं। पशुपति मोहर कैसा मिला मित्रों? तो माध्यम जो होता है वो स्टेटाइड होता है, सिलखड़ी पत्थर में है मित्रों। क्या? पशुपति मोहर सिलखड़ी पत्थर में आता है मित्रों, स्टेटाइड या सिलखड़ी पत्थर है। पालथी मारकर बैठा मनुष्य आकृति और 3 मुख वाले देवता को दर्शाया गया है इसमें मित्रों पशुपति मोहर में। पशुपति की इस आकृति में 3 सिंह वाले मुकुट को भी दर्शा दिया गया है। आकृति के दाएं तरफ हाथी और बाघ हैं, बाएं तरफ गैंडा और भैंसा है मित्रों। नीचे हिरण को भी चित्रित किया गया है। एक बार आपसे ऐसा पूछा गया था, पशुपति में कौन सा जो है पशु नहीं दर्शाया गया? गाय दिया गया था, गाय यहाँ कहीं नहीं आया है, याद रखना। हाथी और बाघ जो है दाहिने तरफ है, बाएं साइड में आपके गैंडा और भैंसा है, नीचे की तरफ आपका हिरण अंकित है, याद रखना है। मोहनजोदाड़ो की टिकरे पर नाव की रेखांकन और टेराकोटा बैल की प्रतिमा भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, इसको भी आप याद रखना। तो ये बात हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से जुड़ी हुई थी। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में हड़प्पा पढ़ा था, अब मोहनजोदाड़ो पढ़ा। मोहनजोदाड़ो के बाद अब धौलावीरा की बात कर लेते हैं। गुजरात वाला बेल्ट होता है धौलावीरा की अगर बात करते हैं मित्रों, तो धौलावीरा आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता क्या होता है? सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसका विभाजन त्रिस्तरीय पद्धति पर किया गया, जबकि अन्य नगरों का जो विभाजन है 2 स्तरों में हुआ है। धौलावीरा हमने बताया था दुर्ग भी है, मध्य टीला भी है और नगर टीला भी है। तीनों का माध्यम आप एक साथ देख सकते हैं, जैसे नगर टीला भी है, मध्य टीला भी है और दुर्ग टीला भी है। इसको 3 खंडों में बांटा गया। बाकी सभी नगर जो है आपके 2 डायमेंशनल में है, 2 स्तरीय है मित्रों। 2 स्तरीयों में कौन कौन सा आता था? एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला आता था, यहाँ मध्य टीला नहीं होता था। वर्तमान में जो धौलावीरा है मित्रों, ये आप जानते हैं सिंधु सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो है स्थल बताया जाता है। भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल बताया जाता है। धौलावीरा को 2021 कब 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी ले लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। इस नगर के किलेबंदी के भी साक्ष्य मिल गए हैं कि किलाबंदी भी हुआ है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त नवीनतम शहरों में भी इसे माना जाता है। किसको? धौलावीरा को। तो आपसे पूछा जाए मित्रों धौलावीरा कहाँ है, आप क्या कहोगे? धौलावीरा कहाँ है? गुजरात वाला बेल्ट होता है। आगे बढ़ा जाए, धौलावीरा से प्राप्त अवशेष की बात करते हैं तो बांध मिला है मित्रों, पालिशदार श्वेत पत्थर मिले हैं, स्टेडियम मिल गया है, तटबंध मिल गए हैं और बड़े आकार के 10 बड़े आकार के साकेताक्षर वाले जो है अभिलेख आपको धौलावीरा से ही देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब साक्ष्य कहाँ से मिले मित्रों? स्टेडियम कहाँ से मिला? धौलावीरा से मिला। पालिशदार श्वेत पत्थर कहाँ से मिले? आपके धौलावीरा से मिले। तटबंध का उल्लेख कहाँ मिला? धौलावीरा से ही मिला है। तांबे की बटन कालीबंगा से मिला है। तांबे का बतख चनहुदड़ो से मिला है। तांबे का हंस लोथल से मिला है। तांबे का वाणाग जो है वनवाली से मिला है और तांबे का रथ जो है वो दायमाबाद से मिला है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। दायमाबाद आपको पता होगा कि दायमाबाद महाराष्ट्र वाला बेल्ट होता है, गोदावरी प्रवरा नदी के किनारे स्थित होता है और MS देशपांडे के द्वारा फाइनली इसका उत्खनन कराया गया था। तो ये बात धौलावीरा की हो गई। चनहुदड़ो को पढ़ लेते हैं। चनहुदड़ो पाकिस्तान वाला बेल्ट होता है मित्रों। चनहुदड़ो से प्राप्त अवशेष की अगर बात करते हैं तो कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए चित्र दिखाया गया, चनहुदड़ो से मिला। सौंदर्य प्रसाधन चनहुदड़ो से मिला। अलंकृत हाथी चनहुदड़ो से मिली। लिपस्टिक जो महिलाएं यूज करती थी वो चनहुदड़ो से मिला है मित्रों। वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो इसका साक्ष्य भी आपके चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। तांबे के बतख का साक्ष्य कहाँ से मिला? चनहुदड़ो से ही मिला है मित्रों। आगे बढ़ते हैं, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? तो ये भी आपके चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ। और बिना गढ़ वाले अकेला सिंधु नगर जो है वो कौन सा है? तो वो आपका चनहुदड़ो ही बताया जाता है। तो चनहुदड़ो के बाद अब कालीबंगा की बात आती है। राजस्थान वाला बेल्ट होता है। अवशेष क्या मिले? काले रंग की चूड़ियां आपके कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं मित्रों। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य भी आपके कहाँ से मिला मित्रों? आप जानते हैं जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। घरों में कुएं के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। तांबे की बटन कालीबंगा से मिली है। बेलनाकार मोहर यानी सिलेंडर सील जो आपका आता है वो भी आपके कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। लकड़ी की नालियों का साक्ष्य मिला है आपके जो है कालीबंगा से ही। आप हमन कुंड देखेंगे कालीबंगा से ही मिला है। और कांसे की जो सुई आती है मित्रों ये भी आपके कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है। उसके बाद ऊंट की हड्डियां आपके कालीबंगा से ही मिली हैं। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो अभी आपने ऊपर देखा ही था कि काले रंग की चूड़ियां का अवशेष कहाँ मिला? आपने कहा तुरंत कालीबंगा। तो ये बात कालीबंगा की हो गई। अब लोथल की बात कर लेते हैं। लोथल गुजरात वाला बेल्ट होता है मित्रों। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर या फिर डाकयार्ड भी कहा जाता है। खूब पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। लोथल को सिंधु सभ्यता का मानचेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानचेस्टर। लोथल मोहनजोदाड़ो का लगभग 600 मील यानी 960 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जो है स्थित बताया जाता है। प्राप्त अवशेष की अगर बात करते हैं तो लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं यानी जहाज बनाने का कारखाना आपको यहाँ देखने को मिल गया। तांबे के हंस का साक्ष्य आपके लोथल से ही मिला है। तराजू के साक्ष्य और पत्थर के बांट का जो उल्लेख है वो भी आपके लोथल से ही मिला मित्रों। लोथल में और क्या मिला? शतरंज के नमूने का साक्ष्य भी आपको लोथल से देखने को मिल गया है। जहाजों की पेंदी आपके लोथल से ही मिली है मित्रों। जहाजों की पेंदी
हाथी दांत का जो पैमाना है वो भी आपके लोथल से मिला है। अनाज पीसने की चक्की आपके लोथल से मिली है। धान की भूसी लोथल से मिली है। मोती बनाने की भट्टी आपके लोथल से मिली है। 16 के अनुपात में जो है फारसी की मोहरें आती हैं वो भी आपके लोथल से ही प्राप्त हुई हैं। और युग्म समाधियां यानी दोनों लोगों को एक साथ दफनाने का काम भी लोथल में ही हुआ है। 17 कब्रों की जब बात आती है मित्रों तो 17 कब्रों का उल्लेख भी आपके लोथल से ही हुआ है। और मृदभांड पे चित्रांकित पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी का कथा भी आपके लोथल से ही प्राप्त हुआ है। उसके साथ नाव और दिशा मापक यंत्र की जब बात करते हैं मित्रों तो इसका भी साक्ष्य आपके लोथल से ही प्राप्त बताया जाता है। तो ये कुछ खास बातें थी जो लोथल से थी। अब बनवाली की बात कर लेते हैं मित्रों। बनवाली या हरियाणा वाला बेल्ट होता है, हिसार जिले के प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित होता है। इसमें क्या क्या मिला मित्रों बनवाली से? तो मिट्टी के बर्तन मिले हैं फाइनली आपके बनवाली से। उसके साथ सेलखड़ी की मोहरें आपको मिल जाती हैं। हल की आकृति खिलौने वाला या हल या मिट्टी का हल आपसे पूछा जाता है तो आपका बनवाली ही आंसर बनता है। तांबे का वाणाग्र आपसे कहाँ मिला मित्रों? तो आपको कहना पड़ेगा तांबे का वाणाग्र भी आपके बनवाली हरियाणा वाले बेल्ट से ही प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ा जाए राखीगढ़ी यानी हरियाणा का ही बेल्ट राखीगढ़ी है, उसे देखा जाए। इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी भी कहा जाता है। खूब आपसे पूछा जाता है मित्रों हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी क्या है? आपको कहना पड़ेगा प्रांतीय राजधानी राखीगढ़ी है। वर्तमान में ज्ञात सिंधु घाटी सभ्यता भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा बनता है? तो राखीगढ़ी हरियाणा वाला ही बेल्ट बनता है सबसे बड़ा स्थल भारत में। तो राखीगढ़ी हरियाणा वाला बेल्ट होता है। सिंधु सभ्यता की प्रांतीय राजधानी भी कहा जाता है। दायमाबाद की बात करते हैं, महाराष्ट्र वाला बेल्ट होता है। क्या क्या मिला मित्रों यहाँ से? तो आप तांबे का रथ देख सकते हैं, तांबे की हाथी की मूर्ति देख सकते हैं, तांबे के गैंडे की मूर्ति भी आपको दायमाबाद में ही देखने को मिल जाती है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। आगे मीताथल की बात करते हैं। मीताथल आपके हरियाणा वाले बेल्ट में होता है। यहाँ से क्या मिला? मीताथल से आपके शंख की चूड़ी मिली। क्या मिली? शंख की चूड़ी मिली है मित्रों आपके मीताथल से, याद रखना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। प्राप्त विशेष क्या है? रोटी बेलने की चौकी। रोटी बेलने की चौकी का साक्ष्य कहाँ से मिला मित्रों? तो आप याद रखना है उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर इसके लिए सही जवाब बनता है। अब इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतीक चिन्ह और उनके महत्व को हम देख लेते हैं। जैसे मातृ देवी आई तो इनका महत्व क्या बना? मातृ देवी जो है मुख्य इष्ट देवी बताई गई सिंधु घाटी सभ्यता की। पशुपति शिव आया तो योगीश्वर के रूप में दर्शाया गया। कुबड़ वाला बैल आया मित्रों तो पवित्र पशु बताया गया। कबूतर आया तो पवित्र पक्षी बता दिया गया। पीपल आया तो पवित्र वृक्ष बता दिया गया। स्वास्तिक आया तो सूर्य उपासना का प्रतीक बता दिया गया। और ताबीज की जब बात आती है, ताबीज तो प्रजनन शक्ति का प्रतीक ताबीज को बताया गया। और बकरा जो आया, बकरा को बलि का प्रतीक बताया गया सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इन सभी प्रतीकों से ऐसे ऐसे साक्ष्य निकाले गए, ऐसे ऐसे महत्व की बात बताई गई। अब और आगे बढ़ते हैं मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता को पढ़ते हैं। जैसे सिंधुवासी जौ गेहूं मुख्य फसल होती है। तिल, मटर, चावल, कपास व्यावसायिक फसलों की खेती करते थे। सिंधुवासी नारियल, खजूर, आम, तरबूज आदि फलों का सेवन करते थे, जिसकी जानकारी मृदभांडों पर अंकित चित्रों से ज्ञात हो जाती है। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती की गई थी मित्रों। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। कपास सिंधुवासियों की प्रमुख व्यावसायिक फसल होती है मित्रों। तो कपास को व्यावसायिक फसल के रूप में देखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता लोग जो है वो गाय, भैंस, ऊंट, भेड़ आदि पशुओं का पालन करते थे। वह बाघ, हिरन, खरगोश आदि पशुओं से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा का ज्ञान नहीं रखते थे, तो घोड़ा नहीं पहचानते थे, याद रखना है मित्रों। आपसे पूछा जाए सिंधुवासी के लोग सूती, ऊनी, रेशमी आदि वस्त्रों का प्रयोग भी बहुत बढ़िया से किए हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों को कताई, बुनाई और उसके साथ रगाई का भी ज्ञान बहुत बढ़िया से रहा है मित्रों। और आगे बढ़ा जाए तो सिंधु सभ्यता के लोगों को तांबा, चांदी, सोना, टिन, कांसा, पीतल, सीसा आदि धातुओं का भी ज्ञान रहा है। अगर कांसा की बात करते हैं तो तांबा प्लस टिन प्लस जस्ता का रेशियो होता है 90% तांबा ले लो, 7% टिन ले लो, 3% जस्ता ले लो, 100% कांसा आपका तैयार हो जाता है। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है मित्रों। और आगे बढ़ा जाए सिंधु सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से कांस्य धातु को अपनाया था। कौन सा? कांसा। यही 90% तांबा, 7% टिन और जो है 3% जस्ता को मिलाकर के जो धातु बना वही कांसा सबसे ज़्यादा यही अपनाया गया। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो ताम्र धातु का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने लौह धातु की जानकारी नहीं थी। आपसे पूछा जाएगा क्या नहीं पहचानते थे, तो लोहा नहीं जानते थे ये लोग। आगे बढ़ा जाए सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य भी अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ। किसे? मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य भी ज़्यादा मात्रा में मिला है। बर्तनों में धरातल को लाल रंग से लेप करके उसके ऊपर फाइनली काले रंग की चित्रकारी की गई है। सिंधु सभ्यता के बर्तन चाक से बनाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने 100 पात्रों पे सर्वाधिक मयूर पक्षी का चित्रण मिलता है। आपसे पूछा जाएगा मित्रों 100 पात्रों पे सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से पक्षी का अंकन ज्यादा हुआ, तो आपको कहना पड़ेगा मयूर पक्षी का अंकन ज्यादा हुआ है। सिंधुवासी सेलखड़ी
सिंधुवासी सलखड़ी के साथ तांबा, हाथी दांत और मिट्टी के मोहरों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में लोग जो है वो 1200 से 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं, ऐसा बताया जाता है। सर्वाधिक मोहरें जो है सलखड़ी या वर्गाकार रही हैं, सलखड़ी की प्राप्त हुई हैं, वर्गाकार आकार रहा है। इन मोहरों में अधिकांशतः जो मोटाई रही वो 1.5 इंच की ही रही है। इस सभ्यता की सर्वाधिक जानकारी हमें मोहरों से ही मिल जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की मैक्सिमम जानकारी मोहरों से प्राप्त हो जाती है। मोहरों पर सर्वाधिक जो है पीपल वृक्ष का अंकन आपको देखने को मिलता है। मोहरों पर सर्वाधिक एक सिंग वाला बैल, जिसे यूनिकॉर्न बैल कहा जाता है, वो जो है ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है मोहरों पर सर्वश्रेष्ठ जो आकृति है वो कुकुद वाले वृषभ की है, यानी कुकड़ वाले वृषभ की है। तो जो आकुद है, कुकुदमान वृषभ की बात आती है मित्रों, वो सबसे बढ़िया बताई जाती है। और मोहरों की जो माप आती है 2.8 गुणे 2.8 गुणे 1.5 इंच जाती है। दूसरा आता है 2.5 गुणे 2.5 गुणे 1.5 इंच आता है। और तीसरा आता है 2.4 गुणे 2.4 गुणे 1.5 इंच। तो ये मोहरों की माप होती है। 3 टाइप की मोहरें आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिल जाती हैं। मोहरों की संख्या आपने देखी है कि लगभग 1200 से 2000 मोहरों के आसपास यहाँ जो है मोहरें प्राप्त हुई हैं, ऐसी बात सामने आई है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ मुख्य और प्रमुख तथ्यों की हम बात कर लेते हैं मित्रों। जब प्रमुख तथ्यों की और बात की जाए तो जैसे आप आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितनी प्रतिमाएं प्राप्त हुई, तो मित्रों 18 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। D.H. गार्डन ने इस सभ्यता को सुमेरियन प्रभाव से युक्त माना है मित्रों। घरों में मिले स्नानागार अर्धवृत्ताकार योजना पे बनाए गए हैं। हड़प्पा से प्राप्त ईंटों का जो अनुपात रहा 4:2:1 का रहा है मित्रों। आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता में मकान जो है वो ग्रिड पद्धति में बनाए गए हैं। कांच की ओप यानी पालिश चढ़ाने की जो शुरुआत है वो सिंधु घाटी सभ्यता तक मानी जाती है। और आगे बढ़ा जाए तांबे की कुल्हाड़ी जो है मित्रों रोपड़ पंजाब से प्राप्त हुई है। और घोड़े की हड्डी जो है वो सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मकान निर्माण में एल आकार की ईंटों का निर्माण किया करते थे। भीषण अग्निकांड के साक्ष्य जो है वो रोजदी से आपको मिल जाएंगे। ज्यादा तगड़ा जो अग्निकांड हुआ था मित्रों वो आपके रोजदी से मिल जाएगा। और आगे बढ़े तो सिंचाई के लिए नहर प्रयोग और माड़ो राजस्थान नामक स्थान से आपका नहर सिंचाई का साक्ष्य मिल जाता है। सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता रही है, याद रखना। आज जैसे पुरुष सत्तात्मक चल रहा है वैसे पहले मात्र सत्तात्मक रहती थी। आगे पूछा जाए तो आपसे कहा जाता है सिंधुवासी पशुपति और मातृ देवी की पूजा किया करते थे। मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है मित्रों। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चुनौदरों से प्राप्त हो जाते हैं। धान की भूसी का साक्ष्य आपके लोथलपुर और फाइनली रंगपुर से मिल जाता है। तो लोथल और रंगपुर से आपके धान की भूसी का साक्ष्य मिल जाता है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है मित्रों वो चित्रात्मक है, यानी पिक्टोग्राफ होती है, जिसमें 396 चित्र मिल जाते हैं। 396 चित्र आपको मिल जाते हैं। यह लिपि दाएं से बाईं और फिर दूसरी लाइन में बाएं से दाएं लिखी जाती है। पहले दाहिने से बाएं चलो फिर बाएं से दाएं लिख दो, ऐसा लिखा जाता था मित्रों। वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा स्थल सबसे विशाल नगर जो है वो राखीगढ़ी होता है, जिसे प्रांतीय राजधानी भी कहा गया है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। जैसे लोहा नहीं जानते थे, घोड़ा नहीं जानते थे, ऐसे तलवार भी नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के सर्वोत्तम कला कृतियां मोहरों पर मिल जाती हैं मित्रों। तो सबसे बढ़िया जो कला होती है वो मोहरों पे मिल जाती है। सिंधु सभ्यता में चित्रावली जो है या चित्रकला संबंधित सर्वाधिक जानकारी बर्तनों पर की गई है। तो बर्तनों से हमें ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं चित्रकला की। सिंधु सभ्यता में पकाई मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण जो है वो चिकोटी विधि से किया गया है। और तांबे के बने 424 यंत्रों का जो ताम्र निधि है वो मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से फाइनली प्राप्त हो जाता है। तो तांबे का 424 यंत्रों का ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से मिलता है मित्रों। सिंधु सभ्यता में आलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिली हैं। और हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी वृषभ यानी सलखड़ी माध्यम जो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है वो आपका देखने को मिल जाता है। एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र भी आपके हड़प्पा से ही मिल जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो को माना जाता है मित्रों। और आकृति युक्त मोहरें जो है वो मोहनजोदाड़ो से ही आपके देखने को मिल जाती हैं। बनमाली के मकानों में अग्निवेदिकाएं मिल जाती हैं मित्रों। और कालीबंगा से कच्ची ईंट के भवन भी देखने को मिल जाते हैं। कालीबंगा में भवनों के फर्श निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया मित्रों। वर्ष 2016 में सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भित करने वाली विश्व की सबसे फेमस फिल्म मोहनजोदड़ो के निर्देशक आशुतोष गोवारिकर होते हैं। ये फिल्म भी आ गई है, आप लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और पूर्व की सभ्यताएं जो आती हैं मित्रों, क्वेटा आती है 3500 से 1800 ईसा पूर्व का होता है। इसका खोज जो है वो एवरेल स्टेन के द्वारा जो है क्वेटा सभ्यता की खोज होती है। यहाँ से पकाई मिट्टी के
सिर और जो है बर्तन देखने को मिल जाते हैं। झोब सभ्यता आता है 4000 से 2500 ईसा पूर्व का समय होता है। झोब सभ्यता के प्रमाण जो है बलूचिस्तान के झोब नदी के घाटी में मिल जाते हैं। कुबरदाड़ सांड की मूर्तियां जो है झोब सभ्यता से प्राप्त होती हैं। कुलही में ही सभ्यता की हम बात करते हैं 2800 से 2000 ईसा पूर्व का समयकाल होता है कुलही में ही सभ्यता का मित्रों। और झोकर झाकर सभ्यता आपके 1500 ईसा पूर्व के आसपास की होती है। झोकर झापर सभ्यता की खोज 1932 में एनजी मजूमदार के द्वारा किया जाता है। यहाँ से भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन और मिट्टी में पकाई अनेक मूर्तियां भी देखने को मिल जाती हैं। ये झोकर झाकर से मिलती हैं मित्रों। नोट में दिया गया क्वेटा, झोब और कुलही में ही के साथ साथ झोकर झाकर सभ्यता के वर्तमान स्थल जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, तो पाकिस्तान में बताए जाते हैं।